हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th सीबीएसई, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके पहले द कॉन्सेप्ट ग्रुप पे हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं मैथमेटिक्स के। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज पॉलिनोमियल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पे और जाके वो दोनों वीडियोस देखिए, क्योंकि वहां पे आप जो लर्न करेंगे वो है कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो नंबर लेके आते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं वो कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत यूनिक हैं, एक्सक्लूसिव हैं, तो प्लीज उनको मिस नहीं करिए। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। तो चलिए बिना समय गवाए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहली बात आपको ये पूछी गई है बुक में, देखिए इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है इस चैप्टर का कि आपको ये पहचान में आए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, साथ साथ में केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखा जाता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। तो इतना पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी इस व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे लिख दिया है, सो फॉर योर रेफरेंस। और वन बाय वन हम इसको लेते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो पहला जो एक्टिविटी आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की, एक्टिविटी 1.1 है, वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। रिबन क्या होता है? रिबन एक टुकड़ा है, पतला सा टुकड़ा है, बहुत उसकी विड्थ कम होती है, ऐसे टुकड़े को रिबन बोला जाता है। तो मैग्नीशियम एक बहुत वोलेटाइल मेटल है और उसको जब हम बर्न करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारा होगा, ये फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी। तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को लेना है, टोंग से पकड़ लेना है, टोंग मतलब चिमटा, तो चिमटे से उसको यूं पकड़ लेना है और उसको एक बर्नर के सामने लेके आना है और उसको जलाना है। और जलाने के बाद चेक करना है कि क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं बर्नर के साथ तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, देखिए मैग्नीशियम जो है विच इज Mg, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आप सबको ये बात अभी तक पता चली गई होगी कि बर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसको हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। कंबशन होने के लिए, बर्निंग होने के लिए ऑक्सीजन की प्राइम रिक्वायरमेंट है, इसलिए जब जब आप बर्निंग करेंगे तब तब आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो Mg प्लस O2 ये आपको बर्न होने के बाद उसके एशेस जो है वो नीचे गिर जाएंगे। जैसे हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के एशेस बचते हैं ना, वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन के एशेस नीचे गिर जाएंगे और वो होगा MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैं वन बाय वन बैलेंसिंग पे भी आऊंगा, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसे कलर का पाउडर होता है? व्हाइट कलर पाउडर होता है। और जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जनरेट करती है। मतलब कि डेजलिंग मतलब कैसा होता है, ऐसे ऐसे व्हाइट कलर की फ्लेम जनरेट होती है और व्हाइट कलर के ही एशेस नीचे गिरते हैं। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक तरीके का पाउडर है, सॉलिड है, और वो व्हाइट कलर का है। और मैग्नीशियम मेटल है, पतला सा हमने रिबन लिया है, जब उसको जलाया तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुई। बस इतना आपको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट यू हैव कम अक्रॉस। सेकंड है एक्टिविटी 1.2। इसमें देखिए Pb लिया हुआ है, Pb इज लेड, NO3 इज नाइट्रेट। Pb NO3 ये गलत है, Pb NO3 ट्वाइस होता है, तो लेड Pb होता है, NO3 नाइट्रेट होता है। लेड की वैलेंसी 2 है, NO3 की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई यूं कर देंगे, 9th क्लास में सीखा था। तो Pb NO3 ट्वाइस, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। तो आपकी बुक में सेकंड एक्टिविटी है जिसमें यह बोला गया है कि क्या होगा अगर लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, कि इस पोटेशियम आई इज आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो यहां पे मैं जल्दी से आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। सो वी हैव लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस
इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होता है, लेड आयोडाइड मिल जाता है, मतलब पीबी जो है वो आई के साथ रिएक्ट कर लेता है और लेड आयोडाइड बना देता है। सर PbI2 क्यों लिखा आपने, PbI क्यों नहीं लिखा? PbI इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी अभी आपको बताया था लेड की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और आयोडीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड की खासियत यह है, याद रखना, बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि लेड आयोडाइड जो है वो कैसा दिखता है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PPT लिख देता हूं। प्रेसिपिटेट मतलब जो बचा हुआ पाउडर जैसा मटेरियल होता है जो नीचे रह जाता है आफ्टर बर्निंग, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। और लेड नाइट्रेट एक प्रेसिपिटेट है जो कि येलो कलर का है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, लेड ने आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लिया, पोटेशियम किसके साथ कर लेगा, नाइट्रेट के साथ कर लेगा, और वो बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट। सर यहाँ पे आपने ट्वाइस वगैरह नहीं लगाया जैसे यहाँ NO3 में लगाया था, क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों, सिंपल सी बात है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, NO3 की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, KNO3 ही बन जाएगा। तो अलग से हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। आई होप कि आप लोगों के 9th क्लास के ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपको चाहिए है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको 9th क्लास के ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि सर प्लीज एक ये वाला मुझे आप समझा दीजिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तो ये सेकंड रिएक्शन है जो हमने देखी। थर्ड रिएक्शन भी देख लेते हैं, एक्टिविटी 1.3 है जिसमें जिंक लिया हुआ है। सर जिंक क्या होता है, बड़ा मस्त सा नाम लगता है जिंक। तो जिंक एक मेटल होता है और रिएक्टिव मेटल होता है। जिंक जब रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, HCl के साथ या H2SO4 के साथ। जब जिंक रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो 1 बाय 1 करते हैं, पहले HCl के साथ कर लेते हैं, फिर H2SO4 के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डाइल्यूट HCl। तो अभी जिंक क्या करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2। अगेन ZnCl2 कैसे बना, देखो वैलेंसी का ही खेल है सारा। Z की वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब क्या रह गया, देखो जिंक और क्लोरीन एक साथ हो गए, हाइड्रोजन रह गया। तो हाइड्रोजन अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये H2 होगा। H2 क्या होती है, गैस होती है। गैस होती है तो उसको हम इस तरीके से अप एरो करके दिखाते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब उड़ गई। तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। देखो जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बनाया जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी, और इसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। तो जब ये केमिकल प्रोसेस हो रही है, अगर आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखेंगे तो आपको वो टेस्ट ट्यूब आफ्टर द केमिकल रिएक्शन गर्म लगेगा। दैट मींस हीट इवॉल्व हो रही है। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसको एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बोर्ड में कभी भी क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, सब कुछ इनडायरेक्टली पूछते हैं। वो बोलते हैं एक मेटल बताओ जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, मैग्नीशियम है, उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेड आयोडाइड के बारे में तो मैंने 100 टाइम्स देखा ये क्वेश्चन आता हुआ कि येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। येलो कलर प्रेसिपिटेट एक ही है पूरी 10th क्लास की बुक में, दैट इज लेड आयोडाइड। फिर वो बोलेगा कि भाई एक मेटल है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये नहीं बताएगा कि जिंक क्लोराइड बनाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। चलो इवोल्यूशन ऑफ गैस बता भी सकता है कभी कभी, पर वो फोकस करेगा इस पे, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर फोकस करेगा कि भैया टेम्परेचर राइज हो जाता है तो बता दो कौन सा रिएक्शन है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। चलो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत फेमस एसिड है, हमने 2-4 मिला के गिन चुन के एसिड पड़े हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा है, H2SO4 पड़ा है, नाइट्रिक एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये H2SO4 है, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और साथ में फिर से हाइड्रोजन गैस।
सर ये अभी बैलेंस देखो, जो बच्चे ऑलरेडी एडवांस में पढ़ चुके हैं, मुझे पता है आजकल बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस में प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग क्लास में जाते हैं। अभी तक तो हो सकता है किसी के 4-5 लेक्चर भी हो गए होंगे, 4-5 चैप्टर्स भी हो गए होंगे, मैथ्स और साइंस दोनों के। पर ऑलवेज रिमेंबर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट यू हैव टू बी स्टडी। सो यहाँ पे अभी हम इनकी बैलेंसिंग भी सीखेंगे, बट दिस इज आर एक्टिविटी 1.3, जिसमें हमने बताया कि जिंक और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, या जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस रिएक्शन की। तो यहाँ ये जो बबल्स के फॉर्म में गैस इवॉल्व होती है, ऐसे बबल्स के तरह टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाती है, और साथ में टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, पता नहीं 10th क्लास में कितना दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, बट हीट को आप डेल्टा से दिखा सकते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज आप हीट लिख सकते हो, दैट इज ओके। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो जल्दी से इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। 2-4 रिएक्शन मैंने लिए, इजी रिएक्शन से समझाऊंगा, आपको वो समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स मेथड्स होते हैं, मुझे पता है, मैंने भी किए हुए हैं, बट मेरा नेचर ऐसा है कि मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत दूर लेके जाऊंगा, इजी तरीके से ही सिखाऊंगा। जस्ट लाइक एन इंजीनियर, एक इंजीनियर क्या करता है, वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स चीज को इजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो रास्ता ढूंढता है कि कैसे इजी तरीका मिल जाए इसका। सिमिलरली ऑन द सेम लाइन, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ाता हूं, और वैसे ही मैं सिखाऊंगा जो सबसे बेस्ट इजी तरीका होगा किसी भी चीज को करने का। सो चलो एक बैलेंसिंग देख लेते हैं, और बैलेंसिंग का सर मतलब क्या होता है वो तो बता दो, तो वो भी बताऊंगा, पर रिएक्शन के साथ साथ बताऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो ये है एक केमिकल रिएक्शन। इन इस तरफ जो रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। चलो ये सब तो पता होगा, ये 9th क्लास की बातें हैं सब, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आप लोगों को ये पता है, क्योंकि अब आप 10th में आ गए हो। और नहीं पता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, सर मुझे तो नहीं पता, आप बता दो। तो रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक ही है तो प्रोडक्ट से नहीं लिखते, प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे देखी जाती है, चलो उस पर फोकस कर लेते हैं जल्दी से, कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है सर, और बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। तो चलो पहले बैलेंसिंग का मतलब भी आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखो। लॉ ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ये बोलता है जितने एटम्स किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट के रिएक्टेंट की तरफ है, उतने ही सेम उसके प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 एटम है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल है जिसमें मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, तो ये तो बैलेंस है। पर ऑक्सीजन आप देखोगे तो यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो ओनली 1 ऑक्सीजन है। तो सर मैं ये नीचे लगा दूं क्या, यहाँ पे 2 लगा दूं? देखो नीचे आप नहीं लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उससे ऑक्साइड चेंज होके ऑक्सीजन बन जाएगी, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन नहीं है। तो कभी भी हम यहाँ पे नीचे लगा के बैलेंसिंग नहीं करते हैं, हमेशा हम एटम को एटम ही रखते हैं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ही रखते हैं, उनमें चेंजेस नहीं करते। अगर सर मैं यहाँ पे MgO2 कर दूंगा तो फिर ये दोनों के बीच में फर्क आ जाएगा, मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, वी कैन नॉट चेंज दिस मॉलिक्यूल। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल तो वैसा ही रखना है, तो क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा देते हैं, ये 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 2 MgO हो गया, मतलब कि क्या हो गया, MgO प्लस MgO, ये 2 MgO हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो सर ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच हो गया, पर मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए, जबकि यहाँ पे तो 1 ही है। तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब देखिए आप ध्यान से, 2 Mg, यहाँ भी 2 Mg है, ये रहे, और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, ये रहे। सो दिस इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। तो परफेक्टली बैलेंस कर दिया हमने इस इक्वेशन को, हमने जितने एटम्स रिएक्टेंट्स की तरफ थे सेम के सेम एटम्स को प्रोडक्ट की तरफ कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इजी इक्वेशन ली थी तो मन में लग रहा होगा सर ये तो इजी है, हम तो कर लेंगे, पर जैसे जैसे इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बनेगी ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कर लोगे।
सो लेट अस टेक वन मोर इक्वेशन। भैया मैं तो वही एनसीईआरटी की बुक्स में जो इक्वेशन है शुरुआत में कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए वही लूंगा। पहला हमारा पार्ट होगा वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। मेरी नजर में वही फुल एंड फाइनल होता है। एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और जो मर्जी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करके दिखाएंगे, पर पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज द प्राइमरी गोल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, टीचर्स इंक्लूडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो प्राइमरी गोल को छोड़कर सेकेंडरी गोल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ भाग रहे हैं। बट ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी आपने कवर नहीं किया, सेकेंडरी की तरफ आप भाग रहे हो और उसमें सब कुछ कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट के बिना सब कुछ मिसमैच होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब सब चैप्टर कंप्लीट होंगे फिर एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज क्वेश्चन हम करेंगे यहीं पे। तो चलिए सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं। जिंक Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अभी अभी की थी हमने, क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा, ZnSO4, फिर क्या देगा साथ में, हाइड्रोजन गैस, अभी अभी किया था याद करो, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हुआ था। जिंक एक मेटल है, मेटल ने जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट बनाया, इसको सॉल्ट भी बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब हमेशा वही नहीं है जो टाटा नमक आप खाते हो घर में। केमिस्ट्री में सॉल्ट बहुत सारे होते हैं। जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं, व्हाइट कलर का सॉल्ट खाते हैं, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, बट दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। तो जिंक सल्फेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब बैलेंसिंग करने के लिए चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है कि नहीं है। यहाँ Zn एक है, यहाँ भी Zn है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। क्या बात है यार, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि कभी आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है, ऐसी इक्वेशन भी दे सकता है, उसमें बैलेंस करने नहीं बैठ जाना, चेक कर लेना कि क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड ही तो नहीं है। सो फ्रेंड, आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर हियर टुडे। आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं एंड वी हैव कवर्ड इट टिल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए बैलेंसिंग के और चेक करिए कि क्या आप इजीली वो कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी इक्वेशन में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। आई विल गेट इट सॉल्व फॉर यू। और साथ ही साथ कल हम करने जा रहे हैं बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट कवर, बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर, केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो आई होप कि यू हैव गॉट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज लेक्चर और कल आप प्रिपेयर होके आएंगे टुमारो विथ बैलेंसिंग। एंड साथ ही साथ अगर आपको अभी तक वैलेंसी निकालनी नहीं आती है, केमिकल कंपाउंड्स निकालने नहीं आते हैं, तो प्लीज वो भी सीखिए। और अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, दिस इज रोहित नायक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, द कॉन्सेप्ट गुरु, योर गुरु इन नीड इंडीड।